ये लोग जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद होटल चल दिए। शहर बड़ा शानदार था। माहौल में वही सब कुछ था जिसकी तवक्को की जा सकती है। होटल में मुकामी और गैर मुकामी लोग मौजूद थे। यहाँ वो दोनों अपने कमरे में बंद होकर रह गए। अब फैसला ये करना था कि यहाँ से पहले धूना नवाज की जानिब रवाना हुआ जाए या सुखीपुर की तरफ, जहाँ कौरवती ने परवरिश पाई थी और जहाँ से इन दोनों को भरत चंद के बारे में मालूमात हासिल हो सकती थी। कौरवती ने पहले धूना नवाज चलने का मशवरा दिया, जहाँ वरिंदर सिंह का खानदान आबाद था। हो सकता है कुछ ऐसी बातें उन्हें मालूम हो जो कौरवती के लिए बेहतर साबित हों। दूसरे दिन सुबह तैयार होने के बाद शाहजेब कौरवती के साथ बाहर निकला ही था कि उसकी निगाह सामने की जानिब उठ गई। दिल धक से रह गया। ये काबिल यकीन बात नहीं थी, लेकिन आंखों को झुटलाया भी नहीं जा सकता था। उनके सामने कुछ फासले पर विशाल सिंह अपनी नाम निहाद बीवी के साथ मौजूद था। दोनों इस तरह आ रहे थे कि अगर वो दोनों उनके सामने से हटना भी चाहते तो ये मुमकिन ना होता, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें शाहजेब और कौरवती के बारे में मालूम ना हो। उनका अचानक यहाँ पहुंच जाना काबिल हैरत था, लेकिन अब जो सामने था वो झुटलाया नहीं जा सकता था। फिर वही हुआ, यानी उन दोनों ने शाहजेब और कौरवती को देख लिया और ठिठक कर रह गए। विशाल सिंह का मुंह हैरत से फैल गया। उसने पहले अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर उन दोनों की तरफ बढ़ा। भाई जी, जरा ये किरपान तो मेरे पेट में चबो दो ताकि मुझे अपनी आंखों पर यकीन आ जाए, या फिर बड़े आराम से ये कह दो कि तुम वो नहीं जिसकी हमें तलाश थी। तुम्हारे यहाँ पहुंच जाना भी तो इतना ही हैरत अंगेज है विशाल। तुम्हें दिल्ली में होना चाहिए था। शाहजेब ने मानीखेज लहजे में कहा। भाई जी, हम जरा दूसरे किस्म के आदमी हैं, जो बात दिल में ठान लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं। तुम लोग होटल छोड़कर चल पड़े हमें बताए बगैर। किसी की दावत ऐसे भी ठुकराई जा सकती है, ये तजुर्बा हमें पहली बार हुआ। लेकिन रोशाली सिंह जानती है कि विशाल सिंह हर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना होता है। देख लो, हम तुम्हें तलाश करते हुए आ ही गए। अब क्या ख्याल है, कैसे निकलोगे हमारे चुंगल से? हैरत की बात है विशाल सिंह, तुम तो वाकई अलादीन के चिराग के मालिक मालूम होते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हम अलादीन नहीं विशाल सिंह हैं। अब तो आप हमारे चिराग की बात करें, ये बताएं चले कहाँ? कहीं नहीं, हम लोग जयपुर आ गए थे। अचानक ही प्रोग्राम बना और सोचा कि विशाल सिंह तो अब दोबारा जिंदगी में मिलना नहीं, कौन माजरत करे। मेरी बीवी जयपुर आना चाहती थी, चुनाचे फौरी फैसले के तहत हम यहाँ आ गए। ठीक है जी, अब अपने कमरे में चाय भी मत पिलाओ हमें, विशाल सिंह इतना ही बुरा आदमी है। शाहजेब उन दोनों को लेकर अपने कमरे में आ गया और उन्हें चाय की पेशकश की। मगर भाई जी, तुमने कम अज कम हमें इतला तो दे दी होती कि जा कहाँ रहे हो। बड़े एहतमाम से पहुंचे थे तुम्हारे पास कि तुम्हें साथ ले आएंगे, मगर पता चला कि तुम तो दिन ही में वहां से चल पड़े हो। बस ये तो तुम्हारी मोहब्बत ही थी कि हम तुम्हारी खुशबू सूंघते हुए यहाँ पहुंच गए। तुम हवा में उड़कर आए हो विशाल सिंह। बिल्कुल ठीक जी, मैं रेल के सफर का कायल नहीं, बस कुछ जराए हैं मेरे पास, मगर देखो कैसा पकड़ा तुम्हें। अब अगर तुम चाहो तो खामोशी से यहाँ से फरार भी हो जाओ। विशाल सिंह वहीं ना पहुंच जाए जहां तुम जाओ तो उसका नाम भी विशाल सिंह नहीं। शाहजेब हंसने लगा। दर हकीकत इस शख्स से कोफ्त महसूस हो रही थी। अजीब चिपकू आदमी था। विशाल सिंह संजीदगी से कहने लगा, हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है भाई जी, और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हमारे ट्रक आते रहते हैं। यहाँ जयपुर में भी मेरे 6 ट्रक आते हैं। दिन और रात का सफ़र है उनका। यहाँ भी हमने अपने लिए ठिकाना बना रखा है। और भैया जी देखो, एक बार हमारी दावत ज़रूर कबूल कर लो, बाद में चाहे जीवन भर मत मिलना। मगर विशाल सिंह के दिल में यह खलिश नहीं रहनी चाहिए कि उसने किसी को मेहमान बनाने की कोशिश की और उसने उसे ठुकरा दिया। हम 7 बजे आएंगे। शाहजेब ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। ठीक है। कौरवती ने भी पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद करके गर्दन हिलाई। जब वो दोनों चले गए तो कौरवती फिर शाहजेब से मुखातिब हुई। ये सब इत्तफाक नहीं है शाहजेब, बल्कि सोची समझी स्कीम है। लेकिन तुमने कुछ और भी तो कहा था। क्या? शाहजेब ने हैरत से पूछा। तुमने कहा था कि डैनियल ने कुछ ऐसे लोगों को हमारी निगरानी के लिए मुकर्रर किया है जो साधुओं के बेस में होंगे। अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। वैसे ये खतरनाक आदमी है, ये बात मैं दावे से कहता हूँ। फिर क्या ख्याल है कि यहाँ से फरार होने की कोशिश की जाए? अगर मुमकिन हो सके तो अब हम धूना नवास जाकर ही पनाह लें। नहीं, मेरा ख्याल है इसे 2-2 हाथ होने चाहिए। मैंने भी इसीलिए वादा किया है, देखें तो सही। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था कि मैं खुद किसी ऐसे आदमी को चाहती हूँ जो हमारी तरफ मुतवज्जा हो। मेरा ख्याल है शाहजेब, इसे अच्छी तरह देख लिया जाए। हम तैयारियां करके चलेंगे, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो फिर। ठीक है, तुम इत्मीनान रखो, शाहजेब ने जवाब दिया। शाम 6 बजे के करीब कौरवती ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और बोली, तैयार हो जाएं, क्योंकि वक्त होने वाला है, वह पहुंचने ही वाला होगा। हाँ,
शाहजेब ने जवाब दिया। कौरवती ने एक इंतहाई हसीन साड़ी ज़ेब-ए-तन की, जिससे वो बिलाशुबा कोई हिंदुस्तानी राजकुमारी ही मालूम हो रही थी। वक्त मुकर्रर पर विशाल सिंह और रोशाली सिंह पहुंच गए। आप लोग तैयार हैं? वो आते ही चहका। हाँ विशाल सिंह जी, यह अनोखी और बड़ी दिलचस्प दावत है क्योंकि ज़बरदस्ती की जा रही है। विशाल सिंह ने एक बुलंद कहकहा लगाया। हाँ, बाज़ दावतें ऐसी भी होती हैं। शाहजेब कौरवती को साथ लिए बाहर निकल आया। नीचे एक खूबसूरत कार खड़ी थी। कार का सफ़र ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। कुछ ही देर के बाद वो लोग सुरख पत्थरों से बनी हुई एक हवेली में दाखिल हो रहे थे। शाहजेब और कौरवती ने उस हवेली की काफ़ी तारीफ की। विशाल सिंह हंसकर कहने लगा, तुमने ये तो सोचा होगा रमेश सिन्हा जी कि विशाल सिंह बस ऐसे ही लफंगा सा आदमी है, मगर कोई बात नहीं। विशाल सिंह की दोस्ती कितनी फ़ायदेमंद रहती है ये वही जानते हैं जो उसके दोस्त हैं। विशाल सिंह उन दोनों को लिए हुए एक अजीम-ओ-शान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जिसका एक हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। रोशनियों का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया था कि ड्राइंग रूम के मुख्तलिफ हिस्से तारीकी में रहें। जहाँ इन लोगों को बिठाया गया वहाँ मुकम्मल रोशनी थी। फिर उनके सामने चाय और खुश्क मेवे लाकर रख दिए गए और उन दोनों की इब्तदाई खातर मदारत शुरू हो गई। शाहजेब विशाल सिंह से मुख्तलिफ बातें करता रहा। उसने वहाँ एक तस्वीर देखी जो कौरवती की थी और सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। उसी वक्त विशाल सिंह ने कहा, 1 मिनट। वो अपनी जगह से उठा। रोशाली भी उसके साथ आगे बढ़ गई। तब शाहजेब ने सरगोशी के अंदाज में कौरवती से कहा, कौरवती, जो चीज़ ये शख्स दिखाना चाहता है मैं देख चुका हूँ। शायद तुमने उसका अंदाज़ा ना लगाया हो, लेकिन मेरी तेज़ आंखें उस चीज़ को देख चुकी हैं। एक तस्वीर जो हूबहू तुम्हारी है। इस सिलसिले में हम तन्हाई में बात करेंगे। मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ जिस पर तुम्हें पूरी तवज्जो से काम करना है। क्या? उसने हैरत से पूछा। वो तस्वीर 100% तुम्हारी है। तुम उसे देखकर हैरत का इजहार करोगी, लेकिन किसी किस्म का इस्तराब या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करोगी जिससे विशाल सिंह को यह एहसास हो कि तुम उस तस्वीर से कोई वाबस्तगी रखती हो। वो वापस आ रहा है, ख्याल रखना। शाहजेब ने उसका हाथ दबाते हुए कहा और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अब देखना यह था कि वो अपने आप पर काबू कैसे पाती है। रोशाल सिंह ने तेज रोशनी कर दी और पूरा ड्राइंग रूम जगमगाने लगा। ये दोनों हैरत और दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। विशाल सिंह ने आहिस्ता से कहा, दोस्तों मेरे साथ आओ। कौरवती और शाहजेब उठ गए। विशाल सिंह ने रोशाली को वहीं तस्वीर के करीब छोड़ दिया। फिर उसने उसकी तरफ इशारा किया और शाहजेब और कौरवती वो तस्वीर देखने लगे। विशाल सिंह की निगाहें उन दोनों के चेहरे का जायजा ले रही थीं। वो तस्वीर हूबहू कौरवती की ही थी। शाहजेब ने हैरत और दिलचस्पी का इजहार किया। कौरवती ने भी कमाल की अदाकारी की। उसके होंठों पर पुरतजस्सुस मुस्कुराहट थी और वो दिलचस्पी की निगाहों से तस्वीर को देख रही थी। शाहजेब ने विशाल सिंह से कहा, विशाल सिंह, कमाल है, ये तो नैना की तस्वीर है। हाँ नैना हमारे पास बहुत पहले से मौजूद है। शाहजेब ने हंसते हुए कहा, तुम इन्हें कहाँ से चुरा लाए? यूं लगता है नैना का ये दूसरा जन्म हो और पहले जन्म से तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक हो। विशाल सिंह ने कहकहा लगाया और आहिस्ता से बोला, वैसे सच बताना रमेश जी, नैना को देखकर कोई ये कह सकता है कि वो इस तस्वीर में नहीं है? नहीं विशाल सिंह, तुमने वाकई हमें हैरान कर दिया है। नैना की ये तस्वीर तो काफ़ी पुरानी मालूम होती है। क्या ये हकीकत है कि वो कभी यहाँ आ चुकी है? कम अज़ कम इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं। हाँ, पहले जन्म की बात और है। क्या तुम बता सकते हो कि ये नैना का पहला जन्म है? शाहजेब ने पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, नहीं, लेकिन इससे तुम्हें यह अंदाज़ा ज़रूर होगा कि मेरी तुमसे दिलचस्पी बेलौस नहीं थी। कमाल है, वाकई कमाल है। तस्वीर काफ़ी पुरानी मालूम होती है और हम इससे पहले यहाँ नहीं आए। बिल्कुल ठीक, तस्वीर काफ़ी पुरानी है। इसके रंगों से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन इतनी कदीम भी नहीं है कि तुम इसे 100 साल पुरानी कह सको। तुम्हें यह सब सुनकर ताज्जुब होगा कि यह तस्वीर किसी के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। नैना को अगर ये लिबास पहना दिया जाए तो क्या वो इस तस्वीर की तरह नहीं हो जाएगी? हाँ, मेरा भी यही अंदाज़ा है और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि कोई इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा है। आओ, मेरा ख्याल है बैठकर बातें करेंगे। विशाल सिंह रोशाली के साथ वापस आ गया और ये सब सोफ़ों पर बैठ गए। कौरवती ने वाकई बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और शाहजेब इस बात से खुश था कि उसने उन लोगों को ज़रा भी मौका नहीं दिया। उसकी निगाहें अब भी कौरवती और शाहजेब का जायज़ा ले रही थीं। शाहजेब ने शदीद हैरत का इजहार करते हुए कहा, अब इस राज पर से पर्दा उठा भी दो विशाल सिंह। ये बात तो साबित हो गई, बल्कि तुमने खुद इसका एतराफ़ कर लिया कि तुम बिला वजह हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुए। और वो कौन शख्स है जो इस तस्वीर में दिलचस्पी ले रहा है? ये एक लंबी कहानी है डियर रमेश। मैं तुम्हें मुख्तसर अल्फाज में एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात भी ज़रूरी हैं। ज़रूर, शाहजेब ने जवाब दिया। बड़ी बुरी बात है, लेकिन बाज़ बातें जानबूझकर करना होती हैं। रॉक्स जैसे होटल में क़याम करने वाले माली तौर पर कमज़ोर तो नहीं होते।
लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे माली हालात कैसे हैं। बहुत अच्छे नहीं, लेकिन इत्मीनान बख्श, शाहजेब ने जवाब दिया। अगर तुम्हें मजीद इत्मीनान हासिल हो जाए तो क्या हर्ज है। वह पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। मतलब? शाहजेब ने पूछा। थोड़ा सा काम और उसके एवज लाखों रुपए, क्या तुम पसंद करोगे? काम की नौयत मालूम हो जाए तो जवाब दिया जा सकता है। तुम इसे इनकार नहीं करोगे विशाल सिंह कि एक ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से पूरी तौर पर मुतमईन हो और अपने तौर पर एक बेहतर जिंदगी गुजार रहा हो, किसी खतरे में पड़ना पसंद नहीं करेगा। मेरे अपने जो वसाइल हैं उन्हीं के तहत मैं अपनी धर्म पत्नी को खुश रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा कोई काम बन जाए और मुझे कुछ मिल जाए तो मैं इसे बुरा भी नहीं समझता, बशर्ते कि इसमें कोई खतरा ना हो। खतरा? विशाल सिंह पुरजोश अंदाज में बोला। तुम विशाल सिंह को नहीं जानते रमेश सेना। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे कि उनकी लंबाई का तुम्हें अंदाजा हो जाए तो तुम इस दोस्ती पर नाज करोगे मेरी जान। एक ऐसी पार्टी मेरे चुंगल में है जो नैना या उसकी हमशक्ल को हासिल करना चाहती है। हम अगर एक प्रोग्राम बनाकर उस पार्टी को मुतमईन कर दें तो यकीनी तौर पर हमारे कब्जे में इतनी बड़ी रकम आ जाएगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की पेशकश करता हूँ अगर तुम मेरे साथ काम करने पर आमादा हो जाओ। ये बहुत बड़ी रकम है और इसके लिए खतरा भी मोल लिया जा सकता है, लेकिन तुम बगैर किसी परेशानी के इस काम की तफसील बता दो। एक बात का तुमसे वादा किया जा सकता है, वो ये कि अगर ये काम हमें इतना ही खतरनाक लगा कि हम इसे करने से घबराए तो तुम्हें इनकार ज़रूर करेंगे, लेकिन तुम्हारा ये राज कभी हमारे सीनों से बाहर नहीं जाएगा। मुझे इत्मीनान है और मैं खुद भी इन्हीं शर्तों पर तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। जिस पार्टी को इस तस्वीर की हमशक्ल लड़की की ज़रूरत है वो बहुत बड़ी पार्टी है और नेक नाम तस्वुर की जाती है। बहुत पहले की बात है कि मुझसे इस सिलसिले में इनकी गुफ्तगू हुई और यही तस्वीर उसी वक्त मेरे हवाले की गई। मैंने उनसे मालूम करने की कोशिश भी की कि उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है, तो मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया गया। बस ये कहा गया कि मैं अगर इसे तलाश करके उनके हवाले कर दूं तो वह इसके लिए मुझे बहुत बड़ी रकम पेश कर सकती हैं। थोड़ी देर के लिए वो रुका और उसके बाद फिर बोला, मैंने इब्तदा में बहुत कोशिश की लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हो सका। मुझे कोई तफसील नहीं बताई गई थी। फिर मैंने ये तस्वीर छोड़ दी और उस दिन तुम लोग इत्तफाक ही से मुझे नजर आ गए। मैंने रोशाली से कहा कि क्या ये लड़की उस तस्वीर की हमशक्ल नहीं है, तो रोशाली ने भी इसकी तस्दीक कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि हम किसी भी तरह तुम लोगों को इस बात पर मजबूर करना चाहते थे कि तुम हमारी ये पेशकश कबूल कर लो, लेकिन अगर ये काम दोस्ताना बुनियाद पर हो जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। वो लम्हे भर को रुका और फिर बोला, मैंने बाद में यही फैसला किया कि खुद तुम्हें भी इस राज में शरीक कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए मेरी और मेरी पत्नी के दरमियान और तजवीज़ तय पाई थी। हमने सोचा था कि पहले तुम्हें यह तस्वीर दिखा दी जाए और यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए कि क्या नैना जी वही लड़की है जिसकी तलाश थी या फिर सिर्फ ये इत्तफाक है। अगर नैना जी वही होती तो यकीनन तुम लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान होते, हमारे बारे में सोचते, लेकिन यह अंदाज़ा बआसानी हो गया कि तुमने इस तस्वीर को देखकर हैरत का इजहार ज़रूर किया, लेकिन इससे अपनी कोई शनासाई जाहिर नहीं की, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ इत्तफाक है। तो फिर क्यों ना हम इस इत्तफाक से फ़ायदा उठाएं। वह शाहजेब के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहने लगा, रमेश सिन्हा जी, मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूँ, इन्हें उनके हवाले कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही हम इस बात का भी पूरा ख्याल रखेंगे कि कोई नुकसान ना पहुँचने पाए। इनसे हमारा बेहतरीन जरियों से राब्ता रहेगा कि अगर उन लोगों के कब्जे में पहुँचने के बाद नैना जी को कोई खतरा महसूस हो तो फौरन, और अगर ना हुआ तो कुछ दिन के बाद नैना जी को वहाँ से वापस हासिल कर लिया जाए। इस दौरान हम रकम वसूल कर चुके होंगे और फिर उस रकम का आधा आधा हम लोग आपस में तकसीम करेंगे। फिर कौरवती की तरफ देखते हुए उससे मुखातिब हुआ, क्यों नैना जी, आपका क्या फैसला है? कौरवती कहने लगी, अगर मेरे लिए खतरा मोल लेकर ये रकम हासिल करना ही है तो तुम लोग जानो, मैं इस मामले में खुद कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। बस मेरी ज़िंदगी को कोई खतरा पेश नहीं आना चाहिए, और अगर रमेश को मेरे ज़रिए इतनी बड़ी रकम हासिल हो सकती है तो मैं इससे इनकार भी नहीं करूँगी। नैना ने कहा, नहीं नहीं नैना जी, आपकी ज़िंदगी के लिए कोई खतरा मोल लेकर तो हम 10 करोड़ भी पसंद नहीं करेंगे। मैं सच्चे दिल से आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं। जो कुछ हम कर रहे हैं उससे एक मुफाद ज़रूर है, मगर ऐसे नहीं कि उस मुफाद पर आपको भीड़ चढ़ा दिया जाए। जहाँ तक आपकी किसी तकलीफ़ का मामला है तो आप उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। एक एक लम्हा आपकी निगरानी की जाएगी और हम जिंदगी की कीमत पर यह काम करेंगे। अगर आपको इत्मीनान हो तो ठीक है, ये एक तजवीज़ थी जो पेश कर दी गई, और अगर आप ये महसूस करती हैं कि इसमें ज़िंदगी का ख़तरा है तो फिर आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। दौलत तो कमाई जा रही है और कमाई जाती रहेगी। हम आपकी ज़िंदगी की कीमत पर कोई दौलत नहीं चाहते, मुझे मंजूर है।
नैना ने जवाब दिया। वैसे शाहजेब और कौरवती दोनों ही सनसनी महसूस कर रहे थे। शाहजेब ने विशाल सिंह से पूछा, अब जबकि हमारे दरमियान यह मुआहदा हो चुका है कि काम इसी अंदाज में करेंगे जिसमें तुम चाहते हो, तो कम से कम ये तो बता दो कि वो पार्टी कौन है और नैना को कहाँ ले जाना होगा। ये मालूम हो जाए तो हम अपने तौर पर भी सोच सकेंगे। विशाल सिंह ने रोशाली की तरफ देखा और रोशाली ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, अब इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। वैसे भी मेरा ख्याल है रमेश सिन्हा जी किसी कीमत पर भी हमसे बदअहदी नहीं करेंगे। नहीं, इसका कोई चांस नहीं, तुम लोग इत्मीनान रखो। शाहजेब ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हमें एक कदीम रियासत शास्त्रीपुर जाना होगा। शास्त्रीपुर के दीवान गुरुदास जी ने यह पेशकश की है। शाहजेब ने और कौरवती ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। कौरवती गर्दन हिलाते हुए बोली, ताज्जुब की बात है, मगर जैसा आप लोग फैसला करें। विशाल सिंह उन्हें होटल तक छोड़ने आया। कौरवती शाहजेब से कहने लगी, ये नया नाम सामने आया है शाहजेब, शास्त्रीपुर। मैं इससे पहले इस नाम से वाकिफ नहीं थी। ये दीवान गुरुदास जी कौन हो सकते हैं और उन्हें मेरी जरूरत क्यों पेश आ गई, ये तो बाद में ही मालूम हो सकता है। लेकिन क्या तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? इसे खतरा न कहो शाहजेब, मैं अपनी शनाख्त ही तो चाहती हूँ। पहुंच जाने दो मुझे शास्त्रीपुर। ये मालूम तो हो कि आखिर किसी को मेरी क्या जरूरत पेश आ सकती है और इसकी वजह क्या है। शाहजेब कौरवती के अल्फाज की गहराई पर गौर करने लगा। कौरवती शाहजेब पर मुकम्मल एतमाद कर चुकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को शौहर और बीवी की हैसियत से लोगों में मुतारिफ कराया। ये एक आर्जी जरूरत तो थी, लेकिन शाहजेब ने बार बार कौरवती के चेहरे पर ऐसे तासुरात देखे जैसे ये अल्फाज सुनकर उसे बुरा न लगता हो। औरत ख्वाह कुछ भी हो, बाज चीज़ों से बहुत मुतासिर होती है। कौरवती उस वक्त अपने आप को इस एहसास से बाज नहीं रख पाई थी। जब उसका तारुफ शाहजेब की बीवी की हैसियत से किसी से होता, उसके चेहरे पर ऐसा हिजाब फैल जाता जिसमें नागवारी के तासुरात नहीं होते थे। उसके चेहरे का गुलाबीपन उस कैफियत का मजर होता कि वो उन अल्फाज से लुत्फ अंदोज हो रही है। आज भी कौरवती पर कुछ ऐसी ही कैफियत तारी थी। शाहजेब से मुलाकात के बाद उसके अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब नमूदार हो गया। शाहजेब ने गहरी सांस लेकर पांव फैला दिए। कौरवती लिबास तब्दील करके आई तो शाहजेब की खोपड़ी हवा में उड़ गई। ये लिबास यकीनन उसने जानबूझकर पहना था। शाहजेब ने उसकी आंखों में हल्की सी गुलाबी कैफियत और होंठों में मामूली सी लर्जिश देखी। उस वक्त जो लिबास उसने ज़ेब-ए-तन किया था वो उसे 1000 गुना ज्यादा हसीन बनाकर पेश कर रहा था। उसका चेहरा उस वक्त किसी ऐसी कैफियत का आयनादार नहीं था जिसे लतीफ़ जज्बात से मंसूब कर दिया जाता। इसके बरक्स उसके चेहरे पर एक मायूसी तारी थी, आंखों में यासियत झलक रही थी। उसकी कैफियत देखकर शाहजेब ने अपने आप को संभाला। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें गौर व फिक्र में डूबी हुई थीं। अब क्या सोचने लगी? आराम करो, हम जो फैसला कर चुके हैं वो गलत नहीं है। कम अज़ कम मैं इससे पूरी तरह मुतमईन हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात है तो बराहे करम मुझे बताओ। नहीं शाहजेब, मैं इस मसले पर नहीं सोच रही, बल्कि मेरे जहन में कुछ और ही ख्यालात भटक रहे हैं। मुझे बताना पसंद करोगी? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर क्या करूंगी? मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे अलावा और है ही कौन? कौरवती ने जवाब दिया और शाहजेब खोपड़ी पर हाथ फेरने लगा। ये अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल थे, लेकिन शाहजेब से तो बहुत से लोगों ने कहे थे, जाने किस किस ने। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हमने सारी बातें सोची शाहजेब, लेकिन एक बात नहीं सोची। क्या तुम्हारे जहन में भी वो बात नहीं आई? क्या? शाहजेब ने बेख्तियार पूछा। ये बताओ, वो तस्वीर किसकी थी? विशाल सिंह ने भी हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मैं उससे पूछती तो क्या वो बता सकता था? कौरवती ने सवाल करने वाले अंदाज में कहा। भला मुझे क्या मालूम। चलो छोड़ो, विशाल सिंह को तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तस्वीर इंतहाई कदीम थी। उसमें जो लिबास था मैंने उसका तसव्वुर भी नहीं किया। लेकिन क्या ये लिबास महारानियों का सा नहीं था? वो तस्वीर मुझसे इतनी मिल रही थी कि मैं खुद भी शायद उसे देखती तो यकीन न कर पाती कि वो मेरी नहीं है। लेकिन इतनी कदीम तस्वीर और वो भी मेरी। तुम्हारा मतलब क्या है कौरवती? तुम सोच नहीं रहे शाहजेब, तुम नहीं सोच रहे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं गुम करदा मंजिल हूँ। मैं अपने माजी, खानदान और लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं उन्हीं की तलाश में तो सरगर्दा हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं उस तस्वीर का ताल्लुक मुझसे ना हो, कहीं वो मेरी माँ ना हो। कौरवती ने अपना दिल जैसे एकदम थाम लिया। देखो शाहजेब, ये बातें ड्रामाई हैसियत ज़रूर रखती हैं, लेकिन इनकी वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा नहीं होता कि बहुत सी औलादें अपने माँ बाप की हमशक्ल होती हैं? इतनी हमशक्ल के लोग हैरत करते हैं। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैंने तो हमशक्ल के मामले पर बड़ी चोटें खाई हैं। मुझसे ऐसी बात कर रही हो? शाहजेब ने सवालिया अंदाज में कहा और कौरवती पुरख्याल अंदाज में उसे देखने लगी। फिर पुरतजस्सुस अंदाज में बोली, क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि हम उस तस्वीर के बारे में मालूमात हासिल करें? जहाँ तक मेरा ख्याल है कौरवती,
विशाल सिंह बराह रास्त इस मसले में मुलविस नहीं। तुम्हें होटल के मैनेजर के अल्फाज जरूर याद होंगे। उसने कहा था कि वो एक जुराइम पेशा शख्स है और हर तरह की लूटमार के धंधे करता रहता है। हो सकता है विशाल सिंह ने हमसे जो कुछ कहा हो सही हो और बज़ाहिर यही नजर आता हो कि उसकी बातें सच हैं। किसी ने उससे राब्ता कायम करके ये तस्वीर उसके हवाले की हो और कहा हो कि इस तरह उसे एक लड़की की तलाश है। विशाल सिंह ने अपने तौर पर हमें देखा और फिर ये जानने के लिए कि क्या तुम वही लड़की हो, हमें अपनी हवेली में ले गया। वह उसे दिलासा देते हुए कहे जा रहा था, ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हमने दिल्ली से जयपुर ही का रुख किया। मेरा ख्याल है कि विशाल सिंह को हकीकत नहीं मालूम होगी। उसने 10 लाख रुपए की पेशकश की है। हो सकता है कि इस सिलसिले में उसे 50 लाख रुपए या उससे कुछ ज्यादा की पेशकश हुई हो। विशाल सिंह यकीनन हमें उस बारे में कुछ नहीं बता सकेगा। कौरवती ने एक सिसकी ली, ना जाने क्यों। मेरे जहन में बार बार ये तस्वुर उभरता है कि उस तस्वीर का मेरे खानदान से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हो सकता है ऐसी बात हो, शाहजेब ने जवाब दिया। कौरवती की आंखें डुबडुबा आईं। इससे पहले वो कभी इस कदर मुतासिर नजर नहीं आई थी, लेकिन अब नई सोच ने उसे यकीनन उदास कर दिया। शाहजेब अपनी जगह से उठकर उसके पास पहुंच गया। तुम तो बड़ी बाहिम्मत लड़की हो। बाज लोग तकदीर के बेटे होते हैं। उन्हें जिंदगी में ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं कि वो उनसे निमटने की अहलियत नहीं रखते, लेकिन जब मसले का वजूद है तो उसके साथ ही हल का नाम भी आता है। हमें देर जरूर लग रही है, लेकिन एक दिन यकीनन ऐसा होगा जब तुम अपनों के बीच पहुंच जाओगी। यकीनन तुम्हें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई बुरी बात नहीं जिसकी वजह से तुम्हें किसी गुनाह की सजा मिले। तुम इत्मीनान रखो, एक दिन ऐसा जरूर होगा। हरासा ना होना। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों झिलमिला रही हैं? कौरवती बेख्तियार हो गई। मैं थक गई हूँ शाहजेब, उसने रोते हुए कहा। यकीन करो मैं थक गई हूँ। बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपने घर में होती, अपने लोगों में होती, मेरे सर पर साया होता, लोग मेरी पुश्त पर होते, तो क्या इस कदर जिद्दोजहद कर सकती थी? क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। किस तरह परवरिश पाई गैरों के दरमियान, और उसके बाद कैसे कैसे लोगों के हाथों में भटकती फिर रही हूँ। वो जैसे मुस्तरिब हो गई। ये तकदीर कैसे तब्दील की जा सकती है शाहजेब? बताओ, मैं अपनी तकदीर कैसे बदल लूँ? मैं तो सुकून की ज़िंदगी चाहती हूँ। मैं अपना घर चाहती हूँ, अपने लोगों के दरमियान जीना चाहती हूँ, लेकिन क्या यह जीना है? क्या इसी को जीना कहते हैं? वह फूट फूट कर रोने लगी और शाहजेब खालिस औरतों की तरह उसे तसल्लियाँ देने लगा। उसका रोना धोना और बेख्तियारियाँ हद से बड़ी तो शाहजेब ने पीछे हटने की कोशिश की। कौरवती उस मासूम बच्ची की तरह हो रही थी जो सदियों से किसी प्यार भरी आगोश की भूखी थी। वह ऐसी बेकरार रूह बन गई जिसका आंगन सालों से सावन की झड़ी का मुंतजिर हो। शाहजेब ने उसे तसल्लियाँ दी। उसने अपनी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक अल्फाज व इजहार के सारे तरीके इस्तेमाल कर दिए। शाहजेब की तसल्लियाँ और हमदर्दियाँ बिन बादल बरसात की तरह उसकी सूनी आंखों में बरसी थीं। फिर उसने चौंक कर दहशतज़दा निगाहों से शाहजेब को देखा और फिर बोली, शाहजेब, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी हर लम्हा एक नए हादसे से रोशनास होती जा रही है। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कौरवती, मुझे माफ कर देना। नहीं शाहजेब, ठीक है, जो कुछ हो सकता है वो होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। तुम बताओ मैं हूं क्या चीज? एक ऐसी शख्सियत जिसका कोई महवर नहीं। बराहे करम इन एहसासात को जहन से निकाल कर सो जाओ। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। कौरवती भी सोने के लिए लेट गई। जाने कब नींद ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। फिर जब सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते से अंदर दाखिल हो रही थीं कि फोन की घंटी से शाहजेब की आंख खुल गई। चंद लम्हे घंटी को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन जब वो मुसलसल बजती रही तो शाहजेब अपनी जगह से उठकर टेलीफोन की जाने बढ़ गया। कौरवती भी जाग गई थी। शाहजेब ने रिसीवर कान से लगा लिया और आवाज साफ करके हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अलबत्ता एक अजीब सी खुरखुराहट सुनाई दे रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बात करनी है? शाहजेब ने फिर सवाल किया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे दूसरी तरफ कोई चीज घसीटी जा रही हो। फिर एक खुरखुराती हुई सी आवाज सुनाई दी, मिस्टर रमेश। रमेश? शाहजेब ने हैरत से उस आवाज को सुना जो नुस्वानी थी। उसने फिर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? रमेश से ना? रमेश? हाँ मैं ही हूँ, मगर आप कौन हैं? रोशाली, उसने जवाब दिया। अरे रोशाली सिंह जी, क्या बात है? ये बोल कैसे रही हैं आप? शाहजेब ने चौंक कर कहा, फौरन रमेश जी, फौरन फौरन होटल फोर्ट विला आ जाओ। होटल फोर्ट, रूम नंबर 204 प्लीज। मगर तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है रोशाली? ये तुम कैसे बोल रही हो? प्लीज जल्दी करो, उसने कहा और शाहजेब को यूं महसूस हुआ जैसे रिसीवर उसके हाथ से गिर पड़ा हो। शाहजेब ने कई बार हेलो हेलो कहा, लेकिन फिर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अलबत्ता रिसीवर क्रैडल पर नहीं रखा गया।
शाहजेब ने परेशान निगाहों से कौरवती की तरफ देखा। वो उठकर बैठ गई। क्या बात है, क्या कह रही थी रोशाली? तुम परेशान क्यों हो गए? कौरवती, रोशाली ने मुझे टेलीफोन किया। होटल फोर्ट विला के कमरा नंबर 204 में उसने मुझे बुलाया है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे वो किसी अजियत का शिकार हो। रोशाली, होटल फोर्ट विला, कमरा नंबर 204? मगर वो होटल फोर्ट विला में क्यों है? विशाल सिंह कहाँ है? कौरवती ने सवाल किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बोलो क्या करना चाहिए? चलो चलते हैं। इन लोगों से तो अब हमारी भी ज़रूरत अटक गई है। पता नहीं क्या हुआ है, ये अपनी हवेली से उस होटल में कैसे पहुंच गए। मैं कुछ नहीं जानता, अगर चलना है तो लिबास तब्दील कर लो, शाहजेब ने कहा। कौरवती फुर्ती से उठ बैठी। वो जल्दी से लिबास तब्दील करके बाहर आ गई। शाहजेब भी तैयार हुआ और फिर दोनों बाहर निकल आए। कौरवती के बदन में हल्की हल्की लर्जिश थी। नीचे उतरकर उसने परेशान निगाहों से इधर उधर देखते हुए कहा, अब क्या करना चाहिए? मैं तो परेशान हो गई हूँ। कहीं वहाँ हमारे लिए कोई खतरा ना हो। अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल यही दोनों हमारे प्रोग्राम में मरकजी हैसियत रखते हैं। कम से कम देखा तो जाए चल करके हुआ क्या है। किसी मुसीबत में न फंस जाएं, कोई साजिश ना हो हमारे खिलाफ। तुम्हें यकीन है कि वो आवाज़ रोशाली की थी? तकरीबन 80%। उस आवाज़ में एक जख्मी कैफियत तो थी, लेकिन बोलने का अंदाज रोशाली का ही था। फिर चूंकि मैं नींद से उठा था और जहन पूरी तरह हाजिर नहीं था, इसलिए इस पर गौर नहीं किया। कौरवती गहरी गहरी सांसें लेने लगी। शाहजेब खुद भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि उसकी जिंदगी तो है ही इन हालात से मंसूब। होटल में दाखिल होने के बाद लिफ्ट के जरिए वो दोनों ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए, जहां कमरा नंबर 204 था। शाहजेब का दिल धड़क रहा था। कौरवती का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अभी होटल में चहल पहल नहीं हुई थी, वेटर वगैरह भी नजर नहीं आ रहे थे, राहदारियां सुनसान पड़ी थीं। शाहजेब ने कमरा नंबर 204 के सामने रुककर आहिस्ता से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने उंगली से दरवाजे को धकेल कर देखा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। एक लम्हे तक सोचने के बाद वो कौरवती को लेकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में तेज रोशनी जल रही थी। शाहजेब ने जो मंजर देखा उसने एक लम्हे के लिए उसे हिला दिया। मसहरी पर विशाल सिंह पड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन मसहरी के नीचे थी। बेगर्दन का बदन, मसहरी पर चारों शाने चित पड़ा था और इतना खून बहा था कि शायद मसहरी का गद्दा भी उस खून को जज्ब करने में नाकाम रहा। कौरवती की चीख निकलने ही वाली थी कि शाहजेब ने उसका मुंह भींच लिया। कमरे के एक गोशे में टेलीफोन के बिल्कुल नजदीक रोशाली बुरी तरह मुड़ी तुड़ी औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। टेलीफोन का रिसीवर क्रैडल पर नहीं था, बल्कि उसके नजदीक ही लटका हुआ था। शाहजेब ने फुर्ती से कौरवती को संभाला देकर रोशाली को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर उसके औसान खता हो गए कि उसके सीने में कई गहरे जख्म थे, जिनसे खून रिस रिस कर नीचे कालीन में जज्ब हो रहा था। उसने आंखें खोली। यूं महसूस हुआ जैसे उसकी बेनाई रुखसत हो गई हो। फिर उसकी कमजोर आवाज उभरी, कौन है? फिर शायद वो शाहजेब को पहचान गई। उसके मुंह से फिर निकला, मिस्टर सिन्हा, उन्होंने विशाल को कत्ल कर दिया। वो साधु था, अंग्रेज सा। रोशाली बस ये अल्फाज अदा कर सकी और फिर उसकी आवाज भींच गई। शाहजेब एकदम खड़ा हो गया। कौरवती ने फुर्ती से दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी दोबारा उठने वाली चीख को रोका। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी और वो अपने हाथ बड़ी ताकत से मुंह पर जमाए हुए थी। रोशाली को उसी तरह छोड़कर शाहजेब पीछे आ गया और उसने कौरवती के शाने पर थपकी देते हुए कहा, नहीं कौरवती, चीखने की कोशिश मत करो, वरना हम ऐसे इल्जाम में गिरफ्तार हो जाएंगे जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा। शाहजेब, संभलो कौरवती, संभलो, खुद को संभालो और ये सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ से निकल चलें या ये मालूम करने की कोशिश करें कि विशाल सिंह? नहीं प्लीज, चलो यहाँ से, जल्दी चलो, कौरवती ने रो देने वाले अंदाज में कहा और फिर मसहरी की तरफ देखकर बोली, इसकी गर्दन, आओ, ये मंजर मत देखो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। शाहजेब ने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे एहतियात से खोला कि उसकी उंगलियों के निशानात उस पर ना रहें। दरवाजे के बैरूनी हैंडल को भी रुमाल से साफ किया और फिर कौरवती को साथ लेकर राहदारी में तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे खौफ था कि कहीं उन दोनों को देख ना लिया जाए। खुशबख्ती ही थी कि उनकी इस तमाम कार्रवाई को किसी ने नहीं देखा। अब जरा रौनक हो गई थी। लोग भाग और वेटर इधर से उधर जाते नजर आ रहे थे। ये दोनों बर्क रफ्तारी से होटल फोर्ट विला से बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपने होटल पहुंच गए। कौरवती धम से मसहरी पर गिर पड़ी। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खुद को संभाले बगैर चारा नहीं है कौरवती। अगर तुमने किसी कमजोरी का इजहार किया तो हम फंस जाएंगे। हो सकता है किसी ने हमें विशाल सिंह के साथ देखा हो। मुमकिन है हमें उनके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर क्या किया जाए? सबसे पहला काम यही है कि खुद को संभाले रखो।
जब तक हम जहनी तौर पर मोतदिल नहीं होते कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। क्या जयपुर छोड़ दिया जाए? ये भी सोचना पड़ेगा। कहीं यूं ना हो कि हमारी निशानदेही की जाए और हम जयपुर से गायब पाए जाएं तो हमारी तलाश शुरू कर दी जाए और हम कातिल तस्लीम कर लिए जाएं। खैर, ये बात की बातें हैं। फिलहाल ताज़ा दम हो जाओ, मैं चाय वगैरह मंगवाता हूँ। इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। जो कुछ होना था वो हो चुका, लेकिन अब उसका इजहार हमारे चेहरों या हमारी हरकत से नहीं होना चाहिए। कौरवती अब शाहजेब के अहकामात की तकमील फौरन ही करती। चुनाचे वो बाथरूम की जानिब बढ़ गई और शाहजेब के जहन ने घूमना शुरू कर दिया। विशाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। रोशाली ने साफ अल्फाज में अंग्रेज साधुओं का जिक्र किया था और ये अंग्रेज साधु डैनियल के आदमी हो सकते थे। शाहजेब को उनके बारे में इत्तला दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने विशाल सिंह को क्यों कत्ल कर दिया? वो तो उन दोनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूर थे। क्या उनकी जिंदगियों को विशाल सिंह और रोशाली से कोई खतरा था और उस खतरे को वक्त से पहले टालने के लिए उन्होंने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया, या कोई और बात थी? ये बात भी हैरत अंगेज थी कि वो लोग अपनी हवेली में काम करने की बजाय होटल फोर्ट विला में क्यों मुकीम थे। कौरवती के आने से पहले उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। वो नहाकर और निखर गई। वेटर चाय और नाश्ते का सामान ले आया। कौरवती ने शाहजेब के लिए चाय बनाई और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कितना वहशियाना कत्ल था। उन्होंने उसकी गर्दन काटकर नीचे फेंक दी। कौरवती ने झुरझुरी लेते हुए कहा। चाय का कप उसके होंठों पर कांप गया। तज़किरा करते हुए भी एहतियात करो कौरवती, दीवारों के भी कान होते हैं। कौरवती ने आंखें बंद कर ली। गालिबन वही मंजर उसकी निगाहों के सामने घूम रहा था। वेटर बर्तन वगैरह उठाकर ले गया तो उन दोनों ने अपने आइंदा प्रोग्राम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। ये सब कुछ हमारे लिए गैर मुतवक्का हुआ है कौरवती। यूं समझो कि हमारे प्रोग्राम के तमाम रास्ते रुक गए हैं। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि विशाल सिंह कोई सही आदमी नहीं था, लेकिन कम अज़ कम वो हमें हमारी मंजिल की जानिब ले जा तो रहा था। एक बार फिर हम तन्हा रह गए हैं। मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा शाहजेब। तुम्हें अपनी कुव्वतों से काम लेना होगा कौरवती, जिनके सहारे तुम आज तक हालात से निमटती चली आई हो, शाहजेब ने कहा। कौरवती ने अजीब से अंदाज में शाहजेब की तरफ देखा और बोली, अब जी नहीं चाहता। मैं नहीं समझा। अब मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, सिर्फ तुम पर। शाहजेब ने दिल ही दिल में ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई। फिर वह सोचने लगा, हाँ मैं तो फंस गया हूँ, ये जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ेगी। लेकिन कौरवती पर उसने अपने एहसासात का इजहार नहीं किया। फिर दोपहर हो गई। ये लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। दोपहर का खाना खाने के बाद कौरवती ने कहा, अब बताओ शाहजेब, हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने चंद नाम हैं। क्या हम शास्त्रीपुर चलें और वहां जाकर गुरुदास से मिलने की कोशिश करें? विशाल सिंह गुरुदास से ये वादा करके आया था कि वो इस तस्वीर की हमशक्ल लड़की की तलाश करके उनके हवाले करेगा और उसने हमें इसके लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की। इस बात को जहन में रखो कौरवती। अगर हम बराह रास्त गुरुदास तक पहुंच जाएं तो हो सकता है किसी ऐसी फौरी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं जिससे छुटकारा मुमकिन ना हो। उसके बाद हमारे सारे रास्ते रुक जाएंगे और काम नहीं हो सकेगा जो हम कर रहे हैं। ये भी ठीक कह रहे हो तुम। मेरे जहन में एक और ख्याल आया है, क्यों ना उसकी तकमील की जाए। हम सीधे सुखीपुर जाकर भरत चंद के अहले खानदान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अगर मुझे कमला और इसकी माताजी मिल गईं तो फिर यूं समझो कि काफ़ी काम हो जाएगा। हो सकता है वो लोग मेरी हैसियत बता सकें। ये बात तो पहले ही हमारे प्रोग्राम में शामिल थी ना। अगर विशाल सिंह हमें ना मिल जाता तो हम सुखीपुर ही जाते। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बाकी वक्त भी उन दोनों ने अपने होटल में ही गुजारा। बाहर के हालात का कोई अंदाज़ा नहीं था। रात हो गई और ये दोनों होटल से बाहर ना निकले। रात का खाना भी कमरे में ही खाया और फिर सोने के लिए लेट गई। दूसरे दिन कौरवती किसी कदर मुतमईन नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर भी बशाशत थी, गोया उसने शाहजेब को अपने आप में तस्लीम कर लिया। गुस्ल वगैरह से फारिग होने के बाद उन्होंने नाश्ता किया और फिर शाहजेब तैयार होकर होटल से बाहर निकल आया ताकि सुखीपुर जाने के लिए किसी से मालूम कर सके। सीढ़ियां अबूर करने के बाद शाहजेब ने बाहर कदम रखा। खौफ के एहसास को वो अभी तक जहन से झटक नहीं पाया था। हर लम्हे यही एहसास हो रहा था जैसे अकब से पुलिस के जवान आएंगे और उसकी गर्दन दबोचकर गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाहजेब लरजते कदमों से आगे बढ़ता रहा और इसके बाद जब ये उम्मीद हो गई कि कोई उसका ताकुब नहीं कर रहा तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसे मालूम हुआ कि सुखीपुर जाने के लिए बस मिल जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चुनाचे वो किसी कदर मुतमईन अंदाज में अपने होटल में आ गया। कौरवती उसका इंतजार कर रही थी। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ उसके होंठों पर हल्की हल्की गुनगुनाहट थी। गोया अपने आप को उसने काफी हद तक संभाल लिया, या फिर वो शाहजेब पर बहुत ज्यादा एतमाद करने लगी थी। शाहजेब को देखकर वो संभल गई और मुस्कुराकर पूछने लगी, कहो, कुछ कामयाबी हासिल हुई? नाकामी का क्या सवाल है। सुखीपुर जाने के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके आया हूँ। एक ही जरिया है वहां पहुंचने का।
और वो है घटिया किस्म की टूटी फूटी बसें। इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा सफर कितना तवील होगा, बिल आखिर सुखीपुर पहुंच ही जाएंगे। चुनाचे इस सिलसिले में तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सुखीपुर रवाना होने के लिए थोड़ी सी खरीदारी भी करनी थी। चुनाचे सबसे पहले होटल का बिल अदा करके होटल छोड़ दिया गया। फिर टहलने के से अंदाज में शहर के बाजारों में निकल आए। जयपुर की रवायती जिंदगी जारी व सारी थी। सड़कें, गलियां, बाजार अब काफ़ी मॉडर्न हो चुके थे और यहाँ की कदीम तारीख तब्दील हो गई। एक बाजार से ज़रूरियात की अशिया मिल गईं। सियाहों की हैसियत से ये सफ़र तय करना था और ख़ुसूसी तौर पर किसी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना मकसूद नहीं था। एक मुनासिब जगह देखकर कौरवती ने वह मामूली सी साड़ी ज़ेब तन कर ली जो उन्होंने इस सफ़र के लिए ख़ास तौर से खरीदी, और इसके साथ ही राजपूताना के वो रिवायती चांदी के जेवर भी जिन्हें कोई मॉडर्न लड़की किसी कीमत पर पहनना पसंद नहीं करती। शाहजेब ने भी अपने लिबास में तब्दीलियां कर ली और इसके बाद वो लोग मामूली शहरियों की हैसियत से बसों के अड्डे पर पहुंच गए। बस से सुखीपुर जाने के लिए तैयार थी। चुनाचे ये दोनों बस में बैठ गए। बस में तरह तरह के मुसाफिर भरे हुए थे जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक राजपूताना ही से था। सफर तकरीबन 3.25 घंटे तक जारी रहा। फासला बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन रास्ता दुश्वार गुजार था, खास तौर से तकरीबन 10 या 12 मील का। एक टुकड़ा तो बड़ा ही तकलीफदेह साबित हुआ। कच्ची सड़क और खौफनाक घाटियां, यहाँ सफर की रफ्तार बहुत सुस्त रही और सिर्फ यही एक टुकड़ा तकरीबन 1 घंटे बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा वक्त में तय हुआ। इसके बाद वाली सड़क बेहतर हालत में थी। सुखीपुर छोटा सा पहाड़ी कस्बा अपनी हसीन रवायात के साथ मसरूफ़ ज़िंदगी था। लाल पत्थरों के मकानात, लेकिन कच्चे मकानात और झोंपड़ियाँ ज़्यादा थीं। एक देहाती से उन लोगों ने क्यामगाह के लिए पूछा। वो हैरत से उन दोनों को देखने लगा। फिर उसने उन लोगों को कच्ची सराय का हवाला दिया जहाँ छोटे छोटे डरबे नुमा खाने बने हुए थे। उनमें एक एक चारपाई पड़ी हुई थी। शाहजेब और कौरवती को उस आलीशान सराय में एक रिहाइशगाह हासिल हो गई। सराय के देहाती मालिक ने इन लोगों के लिए डरबे में एक चारपाई का और इजाफा कर दिया, लेकिन इसके बाद बस इतनी गुंजाइश थी कि दोनों चारपाइयों के दरमियान से निकलकर दरवाजे तक पहुंचा जा सके। उन दोनों ने अपना सामान चारपाइयों के नीचे ठूंस दिया। चारपाई पर बैठकर कौरवती ने गहरी सांस ली और मुस्कुराती निगाहों से शाहजेब को देखने लगी। वैसे ये एडवेंचर भी बुरा नहीं है। शाहजेब भी मुस्कुरा दिया। शाम हो गई। सराय में उन दोनों को जौ, गेहूं और चने के मिले जुले आटे की रोटियां खाने को मिली जिनके साथ साग की तरकारी थी। ये तमाम चीज़ें भला जदीद ज़िंदगी में कहाँ। चुनाचे उन्हें ये रोटियां बेहद लजीज महसूस हुई और उन्होंने सब्र शुक्र से उन्हें खा लिया। फिर सराय के कमरे में पड़े रहे। कच्ची पक्की सराय में गुजरने वाली रात भी किसी आला पाए के होटल से कम नहीं थी। ये तो सिर्फ इंसान की सोच है कि वो अपने आप को मखमल के गद्दों में ज़्यादा पुरसकून महसूस करे। कौरवती की कैफियत ज़्यादा बेहतर थी, हालांकि ये इस्तराब उसी का था। नाश्ते से फारिग होने के बाद कौरवती ने शाहजेब से पूछा कि सुखीपुर में भरत चंद के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। शाहजेब चंद लम्हात सोचता रहा, फिर बोला, देखो कौरवती, मैं तो इन इलाकों के बारे में कुछ नहीं जानता। जाहिर है मैं इस सिलसिले में कोई नाम लेकर कुछ भी तो नहीं कह सकता। चलते हैं, जिस तरह और जहाँ से जो कुछ मालूम हो सका कोशिश करेंगे। तो फिर मैं इसके अलावा क्या कह रही हूँ तुमसे? उसने मुस्कुराती निगाहों से शाहजेब को देखा और शाहजेब आंखें बंद करके गर्दन झटकने लगा। क्यों, क्या बात है? क्या रात को पुरसुकून नींद नहीं आई? नहीं नहीं, बहुत सुकून से सोया, शाहजेब ने शरीर लहजे में कहा और कौरवती के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। गालिबन उसने शाहजेब के अल्फाज से कुछ और नतीजा अखज़ कर लिया। इसके बाद वो लोग बाहर निकल आए। खास तर्ज की बस्ती थी। वैसे भी राजपूताना के इलाके की आबादियों में ज़रा मोहतात अंदाज में चलना ज़रूरी था क्योंकि लोग किसी कदर अक्खड़ तबीयत के मालिक थे। बाज़ इलाकों में भरत चंद के बारे में मालूमात हासिल की गई। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उससे वाकफियत का इज़हार किया और उसकी दर्द भरी कहानी मज़ीद दर्द भरे अंदाज में सुनाई, लेकिन उनमें से कोई ये ना बता सका कि भरत चंद की बीवी और बेटी कमला से कहाँ मुलाकात हो सकती है। सारा दिन इसी काविश में गुजर गया। जब थकन से चूर हो गए तो सराय में आकर ठहर गए और इसके बाद वही मामूलात ज़िंदगी। चंद लम्हात में सारी थकन दूर हो गई। कम अज़ कम कौरवती का यही ख्याल था, बल्कि अब तो वो खुले अल्फाज में ये कहने लगी कि उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो ना हो, उसे एक ऐसी शख्सियत ज़रूर मिल गई जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है। और ऐसे लम्हात में शाहजेब खौफज़दा अंदाज में सोचता कि वो खुद तो उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अगर उसका काम ना हो सका तो फिर शाहजेब की ज़िंदगी में उसकी क्या जगह होगी। सुखीपुर का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन भी इसी तरह गुजर गया। कोई मकसद हासिल ना हो सका। भरत चंद के सिलसिले में बहुत से शनासा मिले, लेकिन कोई भी इस बात की निशानदेही नहीं कर सका कि उसके अहले खानदान कहाँ गुम हैं। इस सिलसिले में उन्हें एक और छोटी बस्ती भी जाना पड़ा, जहाँ के बारे में इशारा मिला था कि हो सकता है वहाँ से उन लोगों का पता चल जाए।
लेकिन वहां सुखीपुर से मिलने वाली इतलात की तस्दीक नहीं हो सकी। अब उन लोगों के जहनों में मायूसी पैदा हो गई। विशाल सिंह अगर जिंदा होता तो शायद ये सूरत हाल दरपेश ना होती। इस दौरान शाहजेब ने उन बदबख्त अंग्रेज साधुओं को भी नहीं देखा जो डैनियल के हरकारे थे। पता नहीं वो कहाँ गायब रहते। एक रोज कौरवती कहने लगी, अब तो लगता है कि सुखीपुर में पड़े रहना बेकार है, तो फिर क्या करना चाहिए? शाहजेब ने पूछा। मैं शर्मिंदा हूँ शाहजेब कि तुम्हें बिला वजह अपने साथ उलझाए हुए हूँ, मगर जो कुछ तुमने अपनी जिंदगी के बारे में मुझे बताया है उससे इत्मीनान होता है कि कम से कम तुम किसी ऐसे नुकसान में नहीं हो जो तुम्हारे लिए परेशान कुन साबित हो। और अब तो मैं तुम पर यह हक रखती हूँ कि तुम्हें अपने मिशन के लिए महदूद कर दूँ, चाहे हमें इसमें कितना ही वक्त लग जाए। तो इन बातों का तज़किरा करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे फ़रार चाहता हूँ? नहीं शाहजेब, इखलाक भी कोई चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ कि बजाय इसके कि तुम सुकून के लम्हात गुजारो, मेरे साथ नगर नगर सरगर्दा हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब हमें क्या करना चाहिए? एक ही बात जहन में रह जाती है, वो ये कि शास्त्रीपुर चलें और अपने आप को गुरुदास के हवाले कर दें। गुरुदास अगर किसी को इतनी बड़ी रकम इसलिए पेश कर सकता है कि उसे कौरवती की हमशक्ल लड़की मिल जाए, तो यकीनन कौरवती को देखते ही ख़त्म ना कर देगा। जैसा तुम मुनासिब समझो। शाहजेब ने गर्दन हिला दी। तो फिर कल यहाँ से शास्त्रीपुर के सफ़र के बारे में मालूमात हासिल किए लेते हैं और उसके बाद वहाँ चलेंगे। दूसरे दिन इन लोगों ने ये मालूमात हासिल कर ली। भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती थी? यहाँ से एक बस इन लोगों को श्यामपुर तक ले जाती और वहाँ से दूसरी बस शास्त्रीपुर के लिए मिल सकती थी। श्यामपुर का रास्ता 2 घंटे का साबित हुआ। यहाँ भी वही मामूल के मुताबिक माहौल था, गर्म रेत, गर्म पहाड़ी इलाका, और उसके बाद श्यामपुर की शाम जो इतनी गर्म नहीं थी। राजपूताना में एक बड़ी खूबी थी, दिन को शदीद गर्मी पड़ती थी, लेकिन जो ही सूरज ढलना शुरू हुआ फिजा में खुनक हवाएं उतर आईं और इसके बाद रात बेहद सर्द और इंतहाई सर्द होती। श्यामपुर एक छोटी सी बस्ती साबित हुई, लेकिन यहाँ कम वक्त कोई सराय भी नहीं थी। अलबत्ता इन लोगों को ये मालूम हो गया कि यहाँ से शास्त्रीपुर जाने के लिए बस मिल सकती है। सिर्फ एक ही बस शास्त्रीपुर जाती थी और उसी से इन लोगों को सफ़र करना था। चुनाचे बेहतर यही समझा गया कि रात बस के अड्डे पर ही गुजारी जाए। यहाँ एक पीपल के दरख्त के नीचे इन लोगों ने धोनी रमा ली। खाने पीने के लिए हलवा पूरी और भाजी तरकारी मिल गई। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह ही वो बस आकर रुक गई जिसे शास्त्रीपुर जाना था। लोगों ने टिकट खरीदे और बस में जा बैठे। रफ्ता रफ्ता सवारियां आना शुरू हो गईं, लेकिन कई घंटे इंतहाई बोरियत के आलम में गुजरे, क्योंकि जब तक तमाम सवारियां पूरी ना हो जाएं बस की रवानगी मुमकिन न थी। तकरीबन 11:15 बजे बस ने आखिरी सवारी बिठाई और चल दी। शाम 5:30 बजे शास्त्रीपुर पहुंचे। इमारतें मखसूस अंदाज की थीं। अब तक किसी और बस्ती में इमारतों का ये तर्ज तामीर सामने नहीं आया। ये लोग बस से उतरकर चल पड़े। पाँव छल हो गए थे। कच्चे रास्तों पर लगने वाले झटकों ने शाहजेब और कौरवती के बदन को चूर चूर कर दिया। आबादी बस के अड्डे से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर थी। जरा देर के बाद चंद घुड़सवार उन दोनों की जानिब आते हुए नजर आए। पहले तो वो उनके नज़दीक से गुजरते चले गए, लेकिन थोड़े ही फासले पर पहुंचकर उनके दरमियान हलचल मच गई। वो तूफानी अंदाज में वापस पलटे और करीब आकर घोड़ों से नीचे कूद पड़े। उनके हाथों में पिस्तौल थे, जिनका रुख उन दोनों की जानिब था। कौरवती और शाहजेब हक्का बक्का रह गए। दूसरे लोगों ने लपक कर शाहजेब को बाजुओं से पकड़ लिया। उनमें से एक ने कौरवती की कनपटी से पिस्तौल लगा दिया। कुछ लोगों ने यह मंजर देखा तो रुक गए, लेकिन किसी ने करीब आने की जुर्रत नहीं की। शाहजेब अभी हैरत ज़दा ही था कि उसके दोनों हाथ पुश्त पर कस दिए गए। तब शाहजेब ने गुर्राए हुए लहजे में कहा, क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? मालूम हो जाएगा कि हम लोग कौन हैं और ये क्या बदतमीजी है। एक दराज कामत आदमी ने, जिसकी मूंछें लंबी लंबी और नोकीली थीं और ठोड़ी पर एक बड़ा सा मस्सा नजर आ रहा था, तंजिया लहजे में कहा, हम इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। शर्त यही है कि ये खामोशी से हमारे साथ चले। मगर कहाँ? शाहजेब ने पूछा। जहाँ तुम्हें ले जाया जाए। तुम लोग पागल मालूम होते हो। क्या तुम्हारे यहाँ सैरो सियाहत के लिए आने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? शाहजेब ने कहा, बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, नुकसान उठाओगे। चलो, दराज का आदमी ने कहा, और वो उन लोगों को आगे धकेलने लगे। तब उनमें से एक बोला, इन्हें घोड़ों पर बिठा दे महाराज। बिठा दो। उन दोनों को घोड़ों पर सवार करा दिया गया। उनके हाथ पुश्त पर बंधे थे। कौरवती को रस्सियों से नहीं कसा गया था, बल्कि घोड़ों पर बैठे हुए आदमी पिस्तौलों से उसका निशाना लिए हुए थे। सूरत हाल चंद लम्हे तो समझ में ही ना आई। बाहर तौर ये लोग आगे बढ़ते रहे। शास्त्रीपुर में कौरवती और शाहजेब का इस्तकबाल काफ़ी दिलचस्प हुआ। बिलाखिर ये लोग इमारतों के हिस्से में दाखिल हो गए। यहाँ जिंदगी मसरूफ थी, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए, लेकिन उन दोनों को देखकर सब कारोबार छोड़कर खड़े हो गए। मगर किसी ने इस मसले में कोई मदाखलत नहीं की। मुख्तलिफ सड़कों गलियों से गुजरकर उन्हें एक पत्थरों से बनी हुई अजीम शान इमारत में ले जाया गया, जिसे हवेली का नाम दिया जा सकता था।
नोकीले गुंबद उसके आखिरी सिरे पर नजर आ रहे थे। दरमियानी दरवाजा बेपनाह लंबा चौड़ा था और उससे गुजरने के बाद पत्थर की सीलों से बनी हुई सड़क थी, जिसके दोनों तरफ निहायत खूबसूरत अंदाज में घास लगाई गई थी। एक लंबी रविश तय करके उन दोनों को सदर दरवाजे तक पहुंचा दिया गया, जहां से ऊपर जाने के लिए तकरीबन 24 सीढ़ियां थीं। इसके बाद एक और 24 दरवाजा नजर आ रहा था, जिसमें पीतल की कीलें जुड़ी हुई थी। दरवाजे के दोनों तरफ 2 दरबान खड़े हुए थे, जिनके जिस्मों पर मखसूस तर्ज के रंगीन लिबास थे। उन्होंने दरवाजा खोला और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसके जरिए इन लोगों को एक बड़े हॉल में पहुंचा दिया गया। मिल गए ये दोनों? उनमें से एक शख्स ने कहा। हाँ महाराज, पापी धोखा दे रहे थे हमें। उसी दराज कामत शख्स ने कहा, जो उन दोनों की गिरफ्तारी का सबब बना। बंद कर दो इन्हें, ले जाओ। वो शख्स दांत पीस कर बोला, और वो लोग उन दोनों को फिर आगे ले गए। उन्हें एक मखसूस कमरे में पहुंचकर चंद सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ा। ये गालिबन जेरे जमीन तहखाना था। उन दोनों को उस तहखाने में बंद किया गया और इसके बाद वो खामोशी से वापस चले गए। कौरवती के हाथ चूंकि खुले हुए थे, चुनाचे उसने चंद ही लम्हों में शाहजेब के हाथों की रस्सी भी खोल दी। वो खासी खौफजदा नजर आ रही थी। ये सब क्या है? ये क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ है मेरे ख्याल में बुरा नहीं हुआ। जहां तक मेरा अंदाजा है, हम गुरुदास के पास पहुंच चुके हैं। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन तुम उस लड़की की हमशक्ल हो जिसकी तलाश के लिए विशाल सिंह को गुरुदास ने मामूर किया, और मेरी सूरत के बारे में तुम्हें अंदाजा है। कुंवर शमशेर सिंह, कौरवती ने सरसराते लहजे में कहा। मेरा ख्याल है हम दोनों को उन्हीं के धोखे में पकड़ा गया है। कौरवती ने गहरी सांस ली। बैठने के लिए कुछ नहीं था, नंगी जमीन थी। शाहजेब और कौरवती खुरदरी जमीन पर बैठ गए। तकरीबन 11:30 बजे होंगे कि अचानक तहखाने का दरवाजा खुला और कुछ रोशनी अंदर आती हुई महसूस हुई। आने वालों में वही दराज का आदमी था जिसने उन दोनों को गिरफ्तार किया। उसके साथ 4 आदमी और भी थे। उसने कड़कदार आवाज में कहा, क्या तुम सो गए? नहीं नहीं, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी के बारे में सोच रहे हैं। बाहर आओ, तुम्हारी अच्छी मेहमान नवाजी की जाएगी, उसने उसी अंदाज में कहा। शाहजेब और कौरवती खड़े हो गए। वो उन दोनों के साथ चलते रहे। इस बार उन्हें कई राहदारियों और गुलाम गर्दिशों से गुजरना पड़ा, और फिर उन्हें एक और कमरे में ले जाया गया, जहां फानूसों की तेज रोशनी फैली हुई थी। एक जरनिगार कुर्सी पर दुबले पतले बदन का मालिक 65-70 साला शख्स बैठा हुआ था। लिबास भी शानदार था। कानों में लंबे लंबे बाले लटक रहे थे। उसने घूरती हुई निगाहों से हमें देखा और इसके बाद अपनी जगह से उठकर हमारे करीब आ गया। वो देर तक शाहजेब और कौरवती को देखता रहा, फिर बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला, ये क्या चक्कर है? तुम कुंवर शमशेर सिंह हो ना? उसने शाहजेब की तरफ रुख करके कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। मैं जवाब ना देने वाले की जुबान खींचकर उसके हाथ पर रख दिया करता हूँ। तुम्हारा अपना नाम क्या है? शाहजेब ने बेगुराए हुए अंदाज में पूछा। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, बकवास करते हो। जो कुछ भी कह रहा हूँ उसका वही मकसद है। अगर तुम 30 मार खान हो तो इत्मीनान रखो, आसानी से मुझ पर काबू नहीं पा सकोगे। शाहजेब को भी गुस्सा आ गया। वो खूनी निगाहों से शाहजेब को घूरता रहा, फिर कौरवती की तरफ मुतवज्जा हो गया। और कुमारी जी, आप अपने बारे में क्या कहती हैं? कौरवती खामोश रही। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। फिर उसने तवीलुल कामत आदमी की तरफ रुख करके कहा, जाओ इन दोनों को ले जाओ। 2 आदमियों ने शाहजेब और कौरवती को दीवार के साथ खड़ा होने के लिए कहा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि चंद और अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें 2 चेहरे देखकर शाहजेब और कौरवती हैरान रह गए। उनमें एक शाहजेब का हमशक्ल था और दूसरी बिल्कुल कौरवती। शाहजेब का हमशक्ल बहुत टूटा फूटा नजर आ रहा था। उसकी पेशानी पर जख्म का निशान था। लिबास बोसीदा और मैला कुचैला, जिस पर जाबजा खून के धब्बे नजर आ रहे थे। शाहजेब को यह जानने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई कि वह असल शमशेर सिंह है। उन दोनों को भी शाहजेब और कौरवती के बराबर खड़ा कर दिया गया। लेकिन शाहजेब की शक्ल देखते ही कुंवर शमशेर सिंह बुरी तरह उछल पड़ा। फिर उसने कौरवती की तरफ देखा और देखता ही रह गया। उसके अंदाज में बड़ी अजीब सी कैफियत नजर आ रही थी, लेकिन जुबान से उसने कुछ ना कहा। जरनिगार कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, जिसके बारे में अब शाहजेब ने अंदाजा लगा लिया था कि गुरुदास के अलावा कोई नहीं, अपनी जगह से उठकर उनके सामने आ गया। फिर वो चारों के सामने 1-1 मिनट तक रुककर उनकी सूरतें देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, हैरत अंगेज, बहुत अजीब। वो कह कहा मारकर हंस पड़ा। फिर शाहजेब की तरफ रुक करके बोला, जानते हो कौन हो तुम? तुम कुंवर शमशेर सिंह हो, और तुम भी कुंवर शमशेर सिंह हो, और लड़की तुम? उसने कौरवती की हमशक्ल लड़की की तरफ रुक करके कहा, तुम कौरवती हो और तुम भी कौरवती हो। कैसी अजीब बात है। संसार में 2 किरदार एक शक्ल के, एक नाम के यकजा हो गई हैं। उसने उन सबका एक दूसरे से तारुफ करवाते अपना तारुफ भी जरूरी समझा। और मेरा नाम सुनो, मेरा नाम गुरुदास है, समझे तुम लोग? लोगों का ख्याल है कि मुझे धोखा देने वाले किसी दूसरे को धोखा देने के लिए जिंदा नहीं रहते। तुम में से कौन जिंदगी चाहता है और कौन मौत?
वो चारों ही खामोश रहे। गुरुदास शाहजेब के सामने रुका और उससे आहिस्ता से कहा, तुम बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम रमेश सिन्हा है। और ये लड़की? इसका नाम नैना सिन्हा है। वो चंद लम्हे शाहजेब को देखता रहा और इसके बाद वो शमशेर सिंह के पास पहुंचा। और तुम कौन हो? मैं रमेश सिन्हा हूं और मेरी साथी लड़की नैना, कुंवर शमशेर सिंह ने कहा। और शाहजेब और कौरवती चौंक पड़े। गुरुदास चंद कदम पीछे हटा और फिर तवीलुल कामत आदमी की तरफ रुख करके बोला, ठीक है, इन चारों को एक जगह बंद कर दो। कल सुबह के बाद इन्हें मेरे सामने पेश करो। मैं देखूंगा कि ये कितने पक्के लोग हैं। अगर ये अपना नाम अपने मुंह से ना पुकारें तो गुरुदास अपनी नाक काटकर इनके सामने फेंक देगा। गुरुदास का लहजा गजबनाक था। वो चारों वापिस उसी कैद खाने में लाए गए जहां से शाहजेब और कौरवती को निकालकर गुरुदास के पास लाया गया। कैद खाने का दरवाजा बंद हुआ तो कुंवर शमशेर सिंह ने अपनी जगह से उठकर कैद खाने के एक दर में नस्ब मशाल रोशन कर दी। गालिबन वो पहले भी इसी कैद खाने में रह चुका था और यहाँ के बारे में उसे मालूमात हासिल थी। मशाल की रोशनी पूरे कैद खाने में फैल गई। कुंवर कौरवती के सामने आकर खड़ा हो गया। कौरवती, उसने सरसराती आवाज में कहा, लेकिन कौरवती खामोश रही। वो जानना चाहती थी कि शाहजेब का इस मामले में क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। उसकी इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं बोल सकती थी। तुम खामोश क्यों हो कौरवती? मैं कुंवर शमशेर सिंह। बेहतर है कि इसे खामोश रहने दो और मुझसे गुफ्तगू करो, शाहजेब ने भर्राए हुए लहजे में कहा। और कुंवर शमशेर सिंह शाहजेब की जानिब मुतवज्जा हो गया। ये बात तो मैं मान सकता हूँ दोस्त कि ये राजकुमारी कौरवती है, मगर तुम कौन हो और तुम कुंवर शमशेर सिंह कैसे बन गए, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। वो आहिस्ता से हंसा और बोला, बड़ी दिलचस्प बात है। तुम दोनों में से एक असली है और एक नकली, यानी मैं असल और तुम नकल, और तुम्हारी साथी कौरवती असल और मेरी साथी ये लड़की नकली। बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है। क्या तुम इस इत्तेफाक पर मुस्कुराओगे भी नहीं? इत्मीनान से मुस्कुराऊंगा कुंवर। पहले तुमसे सवालात करने हैं, उनके जवाब दे दो। तो मेरा ख्याल है हमारा वक्त मुस्कुराहटों में ही गुजरेगा। बैठ जाओ। कुंवर शमशेर सिंह की लड़की बेजार सी नजर आ रही थी। वह भी हैरत अंगेज तौर पर कौरवती की हमशक्ल थी। कुंवर शमशेर सिंह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं तो ये बात तस्लीम करता हूँ कि मैं कुंवर शमशेर सिंह हूँ और कौरवती मुझे अच्छी तरह जानती हैं। ये लड़की जो मेरे साथ है, इसका असल नाम शेरी है और ये मेरी दोस्त है, बल्कि मैंने इंतहाई महारत से इसका भेस बदला है। तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे चेहरे पर भी मेकअप है? नहीं, ये मेरी असल शक्ल है। और तुम्हारा नाम? बता चुका हूँ, रमेश सिन्हा। मेरे इतने हमशक्ल क्यों हो, ये नहीं मालूम? शाहजेब बेख्तियार मुस्कुरा दिया। देखो दोस्त, बेहतर यह है कि हम दोस्ताना माहौल ही में गुफ्तगू करें। कौरवती, बराहे करम आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करती कुंवर। तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो। गुड, मैं ये तमाम बातें तस्लीम करता हूँ महारानी जी, मगर आपको चंद बातें तो बतानी ही होंगी। ये बताइए कि किस मंसूबे के तहत आप इस शख्स को मेरा हमशक्ल बनाकर यहाँ लाई हैं। मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मैं आपको मजबूर करने की जुर्रत नहीं कर सकता। जो काम मैं कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, गुरुदास आपको जिंदगी देने के लिए नहीं बल्कि मौत देने के लिए गिरफ्तार करके लाया है। जल्द या बदेर वो बिल आखिर हम सबको मार डालेगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उस वक्त तक एक दूसरे से ताउन करें जब तक गुरुदास की कैद में है? कौरवती की बजाय शाहजेब ने कहा, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुत्तफिक हूँ। बेहतर है दोस्ताना माहौल में बात करें। तुम मुझे सूरत ही से सलीके के आदमी मालूम होते हो। कौरवती का मामला दूसरा है। इनके और मेरे दरमियान एक ऐसा चक्कर चल गया था जिसमें कसूर मेरा था ना इनका। बस कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से इन्हें यह एहसास हुआ कि मैंने इन्हें धोखा दिया है। कौरवती ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। शाहजेब ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोला, तुम कहाँ से गिरफ्तार हुए? भाई, बड़ी दिलचस्प कहानी है शेरी के बारे में। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये मेरी दोस्त है और मुझसे प्रेम करती है। हम दोनों साथ जीवन गुजारने का वादा कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी जिंदगी के उस मसले से गुजर रहा हूँ जिसकी तकमील के बाद कुछ कर सकता हूँ। कोई 1.5 महीना पहले गुरुदास ने मुझे गिरफ्तार किया और मैं इसी कैद खाने में इसका कैदी हूँ। 3-4 दिन पहले मैंने एक तरकीब लड़ाई और इनके चुंगल से निकल भागा। यहाँ से ज्यादा दूर निकलने का मौका नहीं मिल सका। हम लोग कटरीपुर के पहाड़ों में छुपे हुए थे कि इस कमबख्त के आदमी हम तक पहुंच गए और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मुझे एक दिन भी और मिल जाता तो गुरुदास के फरिश्ते भी मुझे तलाश नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ये गिरफ्तारी मेरे लिए बड़ी कारआमद है, क्योंकि मेरी मुलाकात कौरवती से हो गई और जख्मों के ये निशानात ये इन्हीं कमबख्तों के लगाए हुए हैं। क्यों? कुछ मालूमात हासिल कर रहे थे मुझसे। क्या मालूमात? कौरवती, आप तो बिल्कुल खामोश हैं। क्या आपने कुंवर शमशेर सिंह को सारी सूरत हाल नहीं बताई? कुंवर, मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। तुम दगाबाज, धोखेबाज और कमीने इंसान हो। कौरवती, जो कुछ भी कह ले मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन हकीकी बात यह है कि अगर मैं जन्म कुंडली लेकर वहां से फरार ना हो जाता तो मुझे और आपको कत्ल कर दिया जाता।
हम पराए देश में थे, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मजबूरन मुझे वहां से भागना पड़ा और आप यकीन करें कि उस जन्म कुंडली ही की वजह से आप भी जिंदा हैं। अगर वह जन्म कुंडली उन अंग्रेजों के हाथ लग जाती तो आपकी ज़रूरत उन्हें बाकी न रहती। एक तरह से मैंने आपसे बुराई मोल लेकर आपका जीवन बचाया है। तुम इतने दगाबाज हो कि मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती। आने वाला समय आपको इस बात का पूरा पूरा यकीन दिला देगा। वैसे रमेश सिन्हा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, गुरुदास बड़ा ही कीना परवर इंसान है। ये जो कुछ कर रहा है उसके बारे में आप या कौरवती नहीं जानते। अगर हम उसके कैदी रहे तो यूं समझ लो कि ना तो हम जिंदा रहेंगे और ना कौरवती अपना मकसद पा सकेंगी। मुझे सारी तफसीलात बताओ तो मैं इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार करूं। एक एक बात बता दूंगा आपको, लेकिन शर्त यह है कि पहले हम यहाँ से निकल जाएं। आप क्या समझती हैं? क्या हमारी जिंदगी तवील है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब चूंकि कौरवती उसके हाथ लग गई है, इसलिए वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ से कैसे निकल भागे? मैंने एक आदमी को फांस लिया है और मुझे यकीन है कि मेरे इस फरार के सिलसिले में उसका नाम भी नहीं आया होगा। अलबत्ता अब ये लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं यहाँ से कैसे भागा। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि दोबारा उसे अपने लिए तैयार कर लूं। इस बार हम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में काम करेंगे। आपसे एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ कि आपने अगर मेरी बात ना मानी और यहाँ रुके रहने पर जिद की तो ना सिर्फ अपने दुश्मन बनेंगे बल्कि कौरवती के भी। इसलिए बेहतर यह है कि आप मुझसे ताउन करें और यहाँ से फरार हो जाएं। शाहजेब ने कौरवती की तरफ देखा। वो सामने देख रही थी। गोया उसने फैसला शाहजेब पर ही छोड़ दिया। शमशेर सिंह की बात उसकी समझ में तो नहीं आई, लेकिन हो सकता है जो कुछ कह रहा हो सच कह रहा हो। गुरुदास अगर उसकी जान का दुश्मन है तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। बाहर तौर शाहजेब ने इस सिलसिले में कौरवती से मशवरा करने का फैसला कर लिया और कुंवर शमशेर से कहा, मैं कौरवती की मर्जी के बगैर कुछ करने को तैयार नहीं। तुम वो गोशा अपना लो और इस गोशे में हमें रहने दो। हम लोग आपस में सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, कुंवर शमशेर ने जवाब दिया और शाहजेब कौरवती के साथ तय खाने के दूसरे गोशे में चला गया।